मेरे प्यारे देशवासियों। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज रामनवमी का पावन पर्व है। रामनवमी के इस पवित्र पर्व पर देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य बापू के जीवन में राम नाम की शक्ति कितनी थी, वो हमने उनके जीवन में हर पल देखा है। पिछले दिनों 26 जनवरी को जब आसियान देशों के सभी महानुभाव यहाँ थे, तो वो अपने साथ कल्चरल ट्रूप लेकर के आए थे। और बड़े गर्व की बात है, उसमें से अधिकतम देश रामायण को ही हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे। यानी राम और रामायण न सिर्फ भारत में, लेकिन विश्व के इस भूभाग में, आसियान कंट्रीज में आज भी उतने ही प्रेरणा और प्रभाव पैदा कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आप सबको रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, हर बार की तरह इस बार भी मुझे आप सबके सारे पत्र, ईमेल, फ़ोन कॉल और कमेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। कोमल ठक्कर जी ने माइगोव पर आपने संस्कृत के ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने के बारे में जो लिखा, वो मैंने पढ़ा। आईटी प्रोफेशनल होने के साथ-साथ संस्कृत के प्रति आपका प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने संबंधित विभाग से इस और हो रहे प्रयासों की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। मन की बात के श्रोता जो संस्कृत को लेकर कार्य करते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार करें कि कोमल जी के सुझाव को कैसे आगे बढ़ाया जाए। श्रीमान घनश्याम कुमार जी, गांव बराकर, जिला नालंदा, बिहार, आपके नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखे कमेंट्स पढ़े। आपने जमीन में घटते जलस्तर पर जो चिंता जताई है, वह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमान शकल शास्त्री जी, कर्नाटक, आपने शब्दों के बहुत ही सुंदर तालमेल के साथ लिखा कि आयुष्मान भारत तभी होगा जब आयुष्मान भूमि होगी, और आयुष्मान भूमि तभी होगी जब हम इस भूमि पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी की चिंता करेंगे। आपने गर्मियों में पशु पक्षियों के लिए पानी रखने के लिए भी सभी से आग्रह किया है। सकल जी, आपकी भावना को मैंने सभी श्रोताओं तक पहुंचा दिया है। श्रीमान योगेश भद्रेशा जी, उनका कहना है कि मैं इस बार युवाओं से उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करूं। उन्हें लगता है कि एशियन कंट्रीज में तुलना करें तो हमारे युवा फिजिकली वीक हैं। योगेश जी, मैंने सोचा है कि इस बार हेल्थ को लेकर के सभी के साथ विस्तार से बात करूं, फिट इंडिया की बात करूं, और आप सब नौजवान मिलकर के फिट इंडिया के मूवमेंट भी चला सकते हैं। पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति काशी की यात्रा पर गए थे। वाराणसी के श्रीमान प्रशांत कुमार ने लिखा है कि उस यात्रा के सारे दृश्य मन को छूने वाले थे, प्रभाव पैदा करने वाले थे, और उन्होंने आग्रह किया था कि वो सारी फोटो, सारे वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित करनी चाहिए। प्रधान जी, भारत सरकार ने वो फोटो उसी दिन सोशल मीडिया और नरेंद्र मोदी ऐप पर शेयर कर दिए थे। अब आप उनको लाइक करें और रीट्वीट करें, अपने मित्रों को पहुंचाएं। चेन्नई से अनघा, जयेश और बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम वॉरियर पुस्तक के पीछे जो ग्रेटिट्यूड कार्ड दिए हैं, उन पर उन्होंने अपने दिल में जो विचार आए वो लिख करके मुझे ही भेज दिए हैं। अनघा, जयेश, मैं आप सब बच्चों को बताना चाहता हूं कि आपके इन पत्रों से मेरी दिन भर की थकान छूमंतर हो जाती है। इतने सारे पत्र, इतने सारे फ़ोन कॉल, कमेंट्स, इनमें से जो कुछ भी मैं पढ़ पाया, जो भी मैं सुन पाया,
और उसमें से बहुत सी चीजें हैं जो मेरे मन को छू गई। सिर्फ उनके बारे में ही बात करूं तो भी शायद महीनों तक मुझे लगातार कुछ न कुछ कहते ही जाना पड़ेगा। इस बार ज्यादातर पत्र बच्चों के हैं जिन्होंने एग्जाम के बारे में लिखा है, छुट्टियों के अपने प्लान शेयर किए हैं, गर्मियों में पशु पक्षियों को पानी की चिंता की है, किसान मेलों और खेती को लेकर जो गतिविधियां देश भर में चल रही हैं उसके बारे में किसान भाई बहनों के पत्र आए हैं। वाटर कंजर्वेशन को लेकर के कुछ सक्रिय नागरिकों ने सुझाव भेजे हैं। जब से हम लोग आपस में मन की बात रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं तब से मैंने एक पैटर्न देखा है कि गर्मियों में ज़्यादातर पत्र गर्मियों को विषय को लेकर के आते हैं, परीक्षा से पहले विद्यार्थी मित्रों की चिंताओं को लेकर के पत्र आते हैं, फेस्टिवल सीजन में हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को लेकर के बातें आती हैं। यानी मन की बातें मौसम के साथ बदलती भी हैं। और शायद यह भी सच है कि हमारे मन की बातें कहीं किसी के जीवन में मौसम भी बदल देती हैं। और क्यों न बदले, आपकी इन बातों में, आपके इन अनुभवों में, आपके इन उदाहरणों में इतनी प्रेरणा, इतनी ऊर्जा, इतना अपनापन, देश के लिए कुछ करने का जज्बा रहता है। यह तो पूरे देश का ही मौसम बदलने की ताकत रखता है। जब मुझे आपके पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि कैसे असम के करीमगंज के एक रिक्शा चालक अहमद अली ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर गरीब बच्चों के लिए 9 स्कूल बनवाए हैं, तब इस देश की अदम्य इच्छा शक्ति के दर्शन होते हैं। जब मुझे कानपुर के डॉक्टर अजीत मोहन चौधरी की कहानी सुनने को मिली कि वो फुटपाथ पर जाकर गरीबों को देखते हैं और उन्हें मुफ्त दवा भी देते हैं, तब इस देश के बंधु भाव को महसूस करने का अवसर मिलता है। 13 साल पहले समय पर इलाज न मिलने के कारण कोलकाता के कैब चालक सैदुल लस्कर की बहन की मृत्यु हो गई। उन्होंने अस्पताल बनाने की ठान ली ताकि इलाज के अभाव में किसी गरीब की मौत न हो। सैदुल ने अपने इस मिशन में घर के गहने बेचे, दान के जरिए रुपए इकट्ठे किए। उनकी कैब में सफर करने वाले कई यात्रियों ने दिल खोलकर दान दिया। एक इंजीनियर बेटी ने तो अपनी पहली सैलरी ही दे दी। इस तरह से रुपये जुटाकर 12 वर्षों के बाद आखिरकार सैदुल लस्कर ने जो भगीरथ प्रयास किया वो रंग लाया। और आज उन्हीं की इस कड़ी मेहनत के कारण, उन्हीं के संकल्प के कारण कलकत्ता के पास पुंदरी गांव में लगभग 30 बेड की क्षमता वाला अस्पताल बनकर तैयार है। यह है न्यू इंडिया की ताकत। जब उत्तर प्रदेश की एक महिला अनेकों संघर्ष के बावजूद 125 शौचालयों का निर्माण करती है और महिलाओं को उनके हक के लिए प्रेरित करती है, तब मातृशक्ति के दर्शन होते हैं। ऐसे अनेक प्रेरणापुंज मेरा देश का परिचय करवाते हैं। आज पूरे विश्व में भारत की ओर देखने का नजरिया बदला है। आज जब भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है तो इसके पीछे माँ भारती के इन बेटे बेटियों का पुरुषार्थ छिपा हुआ है। आज देश भर में युवाओं में, महिलाओं में, पिछड़ों में, गरीबों में, मध्यम वर्ग में, हर वर्ग में यह विश्वास जगा है कि हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आशा उम्मीदों से भरा एक आत्मविश्वास का सकारात्मक माहौल बना है। यही आत्मविश्वास, यही पॉजिटिविटी न्यू इंडिया का हमारा संकल्प साकार करेगी, सपना सिद्ध करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले कुछ महीने किसान भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण ढेर सारे पत्र
कृषि को लेकर के आए हैं। इस बार मैंने दूरदर्शन का डीडी किसान चैनल पर जो किसानों के साथ चर्चाएं होती हैं, उनके वीडियो भी मंगवा कर देखे। और मुझे लगता है कि हर किसान को दूरदर्शन की ये डीडी किसान चैनल से जुड़ना चाहिए, उसे देखना चाहिए और उन प्रयोगों को अपने खेत में लागू करना चाहिए। महात्मा गांधी से लेकर के शास्त्री जी हो, लोहिया जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, चौधरी देवीलाल जी हो, सभी ने कृषि और किसान को देश की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन का एक अहम अंग माना। मिट्टी, खेत खलिहान और किसान से महात्मा गांधी को कितना लगाव था, ये भाव उनकी इस पंक्ति में झलकता है जब उन्होंने कहा था, टू फॉरगेट हाउ टू डिग द अर्थ एंड टेंड द सॉइल इज टू फॉरगेट आवरसेल्व्स। यानी धरती को खोदना और मिट्टी का ख्याल रखना अगर हम भूल जाते हैं तो यह स्वयं को भूलने जैसा है। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी पेड़ पौधे और वनस्पति के संरक्षण और बेहतर कृषि ढांचे की आवश्यकता पर अक्सर जोर दिया करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो हमारे किसानों के लिए बेहतर आय, बेहतर सिंचाई सुविधाएं और उन सबको सुनिश्चित करने के लिए और खाद्य एवं दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जन जागृति की बात कही थी। 1979 में अपने भाषण में चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने, नए इनोवेशन करने का आग्रह किया, इसकी आवश्यकता पर बल दिया। मैं पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित कृषि उन्नति मेले में गया था। वहाँ किसान भाई बहनों और वैज्ञानिकों के साथ मेरी बातचीत कृषि से जुड़े अनेक अनुभवों को जानना, समझना, कृषि से जुड़े इनोवेशंस के बारे में जानना, ये सब मेरे लिए एक सुखद अनुभव तो था ही, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह था मेघालय और वहाँ के किसानों की मेहनत। कम क्षेत्रफल वाले इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है। मेघालय के हमारे किसानों ने वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले 5 साल की तुलना में रिकॉर्ड पैदावार की। उन्होंने दिखाया है कि जब लक्ष्य निर्धारित हो, हौसला बुलंद हो और मन में संकल्प हो तो उसे सिद्ध कर सकते हैं, कर दिखाया जा सकता है। आज किसानों की मेहनत को टेक्नोलॉजी का साथ मिल रहा है, जिससे कृषि उत्पादक को काफी बल मिला है। मेरे पास जो पत्र आए हैं उसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारे किसानों ने एमएसपी के बारे में लिखा हुआ था और वो चाहते थे कि मैं इस पर उनके साथ विस्तार से बात करूं। भाइयों और बहनों, इस साल के बजट में किसानों को फसलों की उचित कीमत दिलाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। यह तय किया गया है कि अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी उनकी लागत का कम से कम 1.5 गुना घोषित किया जाएगा। अगर मैं विस्तार से बताऊं तो एमएसपी के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी उसमें दूसरे श्रमिक जो मेहनत और परिश्रम करते हैं उनका मेहनताना, अपने मवेशी, मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, उपयोग की गई हर तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई का खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू, वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज, अगर जमीन लीज पर ली है तो उसका किराया, और इतना ही नहीं, किसान जो खुद मेहनत करता है या उसके परिवार में से कोई कृषि कार्य में श्रम योगदान करता है, उसका मूल्य भी उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा किसानों को फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए देश में
एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। गांव की स्थानीय मंडियां, होलसेल मार्केट और फिर ग्लोबल मार्केट से जुड़े इसका प्रयास हो रहा है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए देश के 22,000 ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड करते हुए एपीएमसी और ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी एक तरह से खेत से देश के किसी भी मार्केट के साथ कनेक्ट, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के महोत्सव की शुरुआत होगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर है। देश कैसे यह उत्सव मनाए? स्वच्छ भारत तो हमारा संकल्प है ही। इसके अलावा 125 करोड़ देशवासी कंधे से कंधा मिलाकर कैसे गांधी जी को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि दे सकते हैं? क्या नए नए कार्यक्रम लिए जा सकते हैं? क्या नए नए तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं? आप सबसे मेरा आग्रह है, आप माइगोव के माध्यम से इस पर अपने विचार सबके साथ शेयर करें। गांधी 150 का लोगो क्या हो, स्लोगन या मंत्र या घोषवाक्य क्या हो, इस बारे में आप अपने सुझाव दें। हम सबको मिलकर बापू को एक यादगार श्रद्धांजलि देनी है और बापू को स्मरण करके, उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं प्रीति चतुर्वेदी गुड़गांव से बोल रही हूँ। प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से आपने स्वच्छ भारत अभियान को एक सफलतापूर्ण अभियान बनाया है, अब समय आ गया है कि हम स्वस्थ भारत अभियान को भी उसी तरह से सफल बनाएं। इस अभियान के लिए आप लोगों को, सरकारों को, इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से मोबिलाइज कर रहे हैं, इस पर हमें कुछ बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने सही कहा है और मैं मानता हूं कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज देश कन्वेंशनल अप्रोच से आगे बढ़ चुका है। देश में स्वास्थ्य से जुड़ा हर काम, जहां पहले सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती थी, वहीं अब सारे विभाग और मंत्रालय, चाहे वो स्वच्छता मंत्रालय हो, आयुष मंत्रालय हो, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर हो, उपभोक्ता मंत्रालय हो या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो या तो राज्य सरकारें हो, साथ मिलकर स्वस्थ भारत के लिए काम कर रहे हैं। और प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ साथ एफोर्डेबल हेल्थ केयर पर जोर दिया जा रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सबसे सस्ता भी है और सबसे आसान भी है। और हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए जितना जागरूक होंगे, उतना व्यक्ति को भी, परिवार को भी और समाज को भी लाभ होगा। जीवन स्वस्थ हो, इसके लिए पहली आवश्यकता है स्वच्छता। हम सब ने एक देश के रूप में बीड़ा उठाया और इसका परिणाम यह आया कि पिछले लगभग 4 सालों में सैनिटेशन कवरेज 2 गुना होकर करीब करीब 80% हो चुका है। इसके अलावा देश भर में हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने की दिशा में व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रूप में योग ने नए सिरे से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। योग फिटनेस और वेलनेस दोनों की गारंटी देता है। यह हम सबके कमिटमेंट का ही परिणाम है कि योग आज एक मास मूवमेंट बन चुका है, घर घर पहुंच चुका है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, इसके बीच 100 दिन से भी कम दिन बचे हैं। पिछले 3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसों पर देश और दुनिया के हर जगह लोगों ने काफी उत्साह से इसमें भाग लिया। इस बार भी हमें सुनिश्चित करना है कि हम स्वयं योग करें
और पूरे परिवार, मित्रों सभी को योग के लिए अभी से प्रेरित करें। नए रोचक तरीकों से योग को बच्चों में, युवाओं में, सीनियर सिटीजन में, सभी आयु वर्ग में, पुरुष हो महिला, हर किसी में पॉपुलर करना है। वैसे तो देश का टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साल भर योग को लेकर अलग-अलग कार्यक्रम करता ही है, पर क्या अभी से लेकर योग दिवस तक एक अभियान के रूप में योग के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं योग टीचर तो नहीं हूँ। हाँ, मैं योग प्रैक्टिशनर जरूर हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से मुझे योग टीचर भी बना दिया है और मेरे योग करते हुए 3D एनिमेटेड वीडियोज बनाए हैं। मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर करूंगा ताकि हम साथ साथ आसन, प्राणायाम का अभ्यास कर सकें। हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल भी हो, जन सामान्य के लिए सस्ता और सुलभ हो, इसके लिए भी व्यापक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। आज देश भर में 3000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां 800 से ज्यादा दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं और भी नए केंद्र खोले जा रहे हैं। मन की बात के श्रोताओं से मेरी अपील है कि जरूरतमंदों को इन जन औषधि केंद्रों की जानकारी पहुंचाएं। उनका बहुत दवाई का खर्च कम हो जाएगा, उनकी बहुत बड़ी सेवा होगी। हृदय रोगियों के लिए हार्ट स्टेंट की कीमत 85% तक कम कर दी गई है। नी इम्प्लांट्स की कीमतों को भी नियंत्रित कर 50 से 70% तक कम कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 10 करोड़ परिवार यानी करीब 50 करोड़ नागरिकों को इलाज के लिए एक साल में 5 लाख रुपए का खर्च भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर के देगी। देश के मौजूदा 479 मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 68,000 कर दी गई है। देश भर के लोगों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए विभिन्न राज्यों में नए एम्स खोले जा रहे हैं। हर 3 जिलों के बीच एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत बड़ा काम है। जन जन तक जागृति पहुंचाने में आपकी मदद चाहिए। टीबी से मुक्ति पाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। वर्षों पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के औद्योगिकरण की बात कही थी। उनके लिए उद्योग एक ऐसा प्रभावी माध्यम था जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता था। आज जब देश में मेक इन इंडिया का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है, तो डॉक्टर आम्बेडकर जी ने इंडस्ट्रियल सुपर पावर के रूप में भारत का जो एक सपना देखा था, उनका ही विजन आज हमारे लिए प्रेरणा है। आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरा है और आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI भारत में आ रहा है। पूरा विश्व भारत को निवेश, इनोवेशन और विकास के लिए हब के रूप में देख रहा है। उद्योगों का विकास शहरों में ही संभव होगा, यही सोच थी जिसके कारण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के शहरीकरण, अर्बनाइजेशन पर भरोसा किया। उनके इस विजन को आगे बढ़ते हुए आज देश में स्मार्ट सिटीज मिशन और अर्बन मिशन की शुरुआत की गई, ताकि देश के बड़े नगरों और छोटे शहरों में हर तरह की सुविधा, चाहे वो अच्छी सड़कें हो, पानी की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, शिक्षा हो या डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके। बाबा साहेब का सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता में
दृढ़ विश्वास था। वे नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति हमेशा गरीबी में अपना जीवन जीता रहे। इसके साथ साथ वे यह भी मानते थे कि गरीबों में सिर्फ कुछ बांट देने से उनकी गरीबी दूर नहीं की जा सकती। आज मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव हमारे युवा इनोवेटर्स, युवा एंटरप्रेन्योर्स को जन्म दे रही है। 1930 और 1940 के दशक में जब भारत में सिर्फ सड़कों और रेलवे की बात होती थी, उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने बंदरगाहों और जल मार्गों के बारे में बात की थी। यह डॉक्टर बाबा साहब ही थे जिन्होंने जल शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में देखा, देश के विकास के लिए पानी के उपयोग पर बल दिया। विभिन्न रिवर वैली अथॉरिटीज, जल से संबंधित अलग अलग कमीशंस, ये सब बाबा साहब आम्बेडकर का ही तो विजन था। आज देश में जलमार्ग और बंदरगाहों के लिए ऐतिहासिक प्रयास हो रहे हैं। भारत के अलग अलग समुद्र तटों पर नए बंदरगाह बन रहे हैं और पुराने बंदरगाहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। 40 के दशक के कालखंड में ज्यादातर चर्चा सेकंड वर्ल्ड वॉर, इमर्जिंग कोल्ड वॉर और विभाजन को लेकर के हुआ करती थी। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने एक तरह से टीम इंडिया की स्पिरिट की नींव रख दी थी। उन्होंने फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था के महत्व पर बात की और देश के उत्थान के लिए केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर काम करने पर बल दिया। आज हमने शासन के हर पहलू में सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और उससे आगे बढ़ करके कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मंत्र को अपनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पिछड़े वर्ग से जुड़े मुझ जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया है कि आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी नहीं है कि बड़े या किसी अमीर परिवार में ही जन्म हो, बल्कि भारत में गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने सपने देख सकते हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हुआ जब बहुत से लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया, उन्हें पीछे करने की कोशिश की, हर संभव प्रयास किया कि गरीब और पिछड़े परिवार का बेटा आगे न बढ़ पाए, कुछ बन न पाए, जीवन में कुछ हासिल न कर पाए। लेकिन न्यू इंडिया की तस्वीर बिल्कुल अलग है। एक ऐसा इंडिया जो अम्बेडकर का है, गरीबों का है, पिछड़ों का है। डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल से 5 मई तक ग्राम स्वराज अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत पूरे भारत में ग्राम विकास, गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले कुछ दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं। भगवान महावीर जयंती, हनुमान जयंती, ईस्टर, बैसाखी। भगवान महावीर की जयंती का दिन उनके त्याग और तपस्या को याद करने का दिन है। अहिंसा के संदेश वाहक भगवान महावीर जी का जीवन, दर्शन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। समस्त देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। ईस्टर की चर्चा आते ही प्रभु ईसा मसीह के प्रेरणादायक उपदेश याद आते हैं, जिन्होंने सदा ही मानवता को शांति, सद्भाव, न्याय, दया और करुणा का संदेश दिया है। अप्रैल में पंजाब और पश्चिम भारत में बैसाखी का उत्सव मनाया जाएगा, तो उन्हीं दिनों बिहार में जुड़ शीतल एवं सतुवाईन, असम में बिहू, तो पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख का हर्षोल्लास छाया रहेगा। ये सारे पर्व किसी न किसी रूप में हमारे खेत खलिहानों और अन्नदाताओं से जुड़े हुए हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम उपज के रूप में मिलने वाले अनमोल उपहारों के लिए प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आप सबको
आने वाले सभी त्योहारों की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारे इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। आप देख रहे थे प्रधानमंत्री की मन की बात, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक विरासत की विविधता और प्रसार की बात तो की ही, स्वच्छ भारत की तर्ज पर स्वस्थ भारत को भी जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। न्यू इंडिया के विजन में नौजवानों के साथ साथ किसानों की भूमिका व उनके उत्थान को भी शामिल किया और इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। हितेश शंकर, वरिष्ठ पत्रकार